रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यदि मैं लिक्विड के अंदर बैठा हूं और बाहर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मुझे कहाँ दिखाई देगा। दूर ओके, दिखाई देता। यस, दूर दिखाई देगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो मिरर है ना, ये मिरर ना एक ऑब्जर्वर है। क्या है बेटा? एक ऑब्जर्वर। आर यू गेटिंग? इफ मिरर इज एन ऑब्जर्वर, then what will happen? Where the image will form? Yes, ये पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने आर डैश कंसीडर की है ना। या इसको कुछ डी डिस्टेंस भी मान लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस। तो क्या आप मुझे आइडिया दे सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या मानना चाहिए? एनीबडी? इतना डिफिकल्ट नहीं है, सोचो 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 जल्दी। So shift in image plus radius should be equal to r dash. यस, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि शिफ्ट इन इमेज जो भी हो रहा है, या फिर आप इसको डायरेक्टली इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं हम लोग। देखो कि जो अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का रेशियो क्या होता है, आप इसको अपेरेंट डेप्थ वाले फॉर्मूले से कर लो, है ना। अपेरेंट डेप्थ क्या होता है? अपेरेंट डेप्थ, ओके, वो क्या होता है बेटा? यस, रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, करेक्ट? एग्री? Yes, sir. यस। बट बेटा अभी यहाँ पर क्या होगा, जितनी डिस्टेंस पर ये है उससे भी दूर दिखेगा। तो आपने यदि मान लिया कि यहाँ से कुछ आर डैश डिस्टेंस पर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर डैश माइनस एच, करेक्ट। और अब आपको कहां पर दिखना चाहिए ये? आर डैश माइनस एच अपॉन, क्या लिखूंगा मैं? वन बाई R. म्यू, यानी कि म्यू टाइम्स, करेक्ट। एक्चुअली ये म्यू रिलेटिव है ना, मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस बच्चों, है ना। तो आप इसको, या तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि ये आर डैश माइनस एच, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं या फिर इस पूरी डिस्टेंस को हमने माना होता तो ज्यादा अच्छा रहता। एक मिनट बच्चा है, रुकिए। क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट शॉर्ट में सोचना है, ठीक है। या तो बच्चा लोगों, यहाँ पर ये हो गया अपना मिरर। एच हाइट तक भर दिया अपन ने लिक्विड, यहाँ तक। चलिए, अब यहाँ पर कहीं रखा है ऑब्जेक्ट, ऐसा मान लिया। तो बेटा ये डिस्टेंस हो गई आर, और अब अपने को कहाँ पर रखना है? तो आपने मान लिया कि चलो उसको, है ना, हमने कहीं इस सरफेस से एक्स डिस्टेंस पर कहीं रख दिया है, ओके। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, है ना, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, इन दोनों का रेशियो यहाँ किसके बराबर आ जाएगा बेटा? तो दैट रेशियो विल बी इक्वल टू, वी कैन से, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं बेटा? मिरर से देख रहे हैं, समझ रहे हो Mirrors. ना। हाँ, तो ये इसकी वैल्यू, ये क्या हो गया? जस्ट मिनट बच्चों। हाँ, आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि वन बाय म्यू, ठीक है। हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं बेटा? मिरर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ओके। तो ऐसे में हम लोग बोल देंगे कि अच्छा ठीक है, तो रियल डेप्थ अपन मान लेते हैं कि लेट से दैट इज एक्स। अपने को यही बताना है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच, एक मिनट ये नहीं, उससे पहले व्हाट शुड बी द, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फाउंड ऑन इटसेल्फ, है ना। इमेज वहीं पर बने जहां पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर जहाँ जहां पर वो रखा हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि बेटा यदि वो इस इक्विवेलेंट मिरर के, यदि वो कहाँ पर रखा हो, इक्विवेलेंट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो, तो इमेज उसी जगह बन जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। आप इस वाटर को एक लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और इसको ही क्या ट्रीट कर सकते हैं बेटा? एक मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, है ना, कि मान लिया कि ये आर माइनस एच हो गया, ये एच हो गया, और अब वो कहाँ पर दिखाई देगा? तो वो जो अपेरेंट डेप्थ है या अपेरेंट डिस्टेंस है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, राइट। आई बात समझ? तो अपने को फाइंड करनी है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि ये इससे एक्स हाइट ऊपर कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक्स हाइट कहीं ऊपर, है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या
h इज इक्वल टू 1/μ। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो बेटा, रियल डेप्थ मतलब जो रियल डिस्टेंस है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पर दिखना चाहिए? इस जगह पर। ठीक है, तो हमें क्या होगा एग्जैक्टली ये फील होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और जहां पर ये वहीं पर उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस, ओके, अपॉन ये अपेरेंट डेप्थ कितनी हो गई? r माइनस एच इज इक्वल्स टू 1/μ। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी r माइनस एच अपॉन म्यू। समझ रहे हो? आंसर। ओके, क्या आप इस चीज को समझ पाए? बेटा देखो, एक्चुअल में वो सरफेस से x डिस्टेंस पर रखी है, लेकिन मिरर को ऐसे लगना चाहिए कि वो r माइनस एच डिस्टेंस पर रखी है सरफेस से, यानी कि उसकी खुद से r डिस्टेंस पर रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर डिस्टेंस पर रखी है। क्या मेरी बात समझ पाए? यस, Yes, sir. या दैट्स इट। तो इससे डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ओके, समझ में आया? Yes, sir. या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये तो हो गया 11 नंबर, है ना? क्वेश्चन नंबर 13 पर आए तो उसमें लिखा हुआ है कन्वर्जिंग मिरर ऑफ मास m1। देखो दो दो मिरर्स रखे हुए हैं, m1 एंड m2, है ना? और सोर्स उनके बीच में रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर दे रखा है द सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम m1 एंड द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर, दोनों की बराबर है। ओके, कंसीडर द इमेजेस फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ टू रिफ्लेक्शंस। बेटा आपको क्या करना है कि इमेज फॉर्म्ड बाय मैक्सिमम ऑफ टू रिफ्लेक्शंस, मैक्सिमम दो ही रिफ्लेक्शंस होने चाहिए। ठीक है, इट इज फाउंड दैट द वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। एक इमेज जो है वो सोर्स पर ही बन रहा है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स। ओके, चलिए बच्चों, क्वेश्चन का कहने का मतलब समझ पाए? एक मिरर ऐसा जो कि इस टाइप का है, कॉन्केव मिरर है, और दूसरा वाला मिरर इस टाइप का है जो कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं रखा है एज डिस्टेंस पर। इसकी आर है 20 और इसकी भी आर है 20, ये लिखा है क्वेश्चन में। या द सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम m1। इस वाले से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये रख दिया। ठीक है, तो फोकल लेंथ है 20। ओके ओके, ये फोकल लेंथ है दोनों की 20, है ना? बेटा मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है, साइन कन्वेंशन आपको जब सॉल्व करेंगे तब यूज करना है। ठीक है, कंसीडर ओनली द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मैक्सिमम टू रिफ्लेक्शंस। बेटा जो भी इमेज बनेगी ना, मैक्सिमम टू रिफ्लेक्शंस होने चाहिए, उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, इट इज फाउंड दैट वन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सोर्स इटसेल्फ। तो बेटा एक इमेज ऐसा है जो कहाँ बनता है? जो सोर्स पर ही बन जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स। दोनों मिरर्स के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। तो बेटा इसके लिए क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? यस बच्चों, एनी आइडिया क्या करूं मैं? तो एक, आप फर्स्ट रिफ्लेक्शन करवाएं तो एक तरीका तो यह है बेटा कि आप पहले इस कॉन्केव मिरर में, इस m1 में करवाओ, और दूसरा फिर इस m2 में करवाओ, और आपको जो इमेज है वो उसी जगह दिखना चाहिए जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना? यस दोस्तों, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि आप बोल दोगे कि यदि मैं फर्स्ट वाले मिरर में इसका इमेज बनाता हूं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज करो। वहां से आपको इसका इमेज का लोकेशन मिल जाएगा, इमेज का पोजीशन मिल जाएगा। तो लेट्स से उसकी पोजीशन कुछ आती है। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड कर लोगे v, क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। ठीक है, तो इसको v1 लिख लो क्योंकि फर्स्ट वाले से कहीं मिल रहा है। ओके बेटा, ये जैसे ही पोजीशन आपको मिल गई, अब आप क्या करोगे? अब आप इस तरफ, या यहां पर ये डिस्टेंस कुछ आप x मान सकते हो, है ना? आप इस डिस्टेंस को कुछ x मान सकते हो, लेकिन जो फाइनल इमेज, इससे जो आपको इमेज मिलेगा वो कैसा आना चाहिए बेटा? वो इमेज रियल आना चाहिए। क्या इस मिरर से रियल इमेज बन सकता है? एनीबॉडी? क्या इस मिरर से रियल इमेज बन सकता है? So which mirror? दिस सेकंड मिरर इज, द सेकंड मिरर इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से एक रियल इमेज बन सकता है क्या? No, sir. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना? अब बेटा इसका फोकस जो होता है ये होता है पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। सेकंड वाले मिरर की बात कर रहे हैं, है ना? तो वो +20 है। ओके, यू की जगह अपन x डाल सकते हैं, जो -x आ जाएगा। यहाँ पर 1/-x आ जाएगा, यहाँ पर 1/+ का 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/v
बेटा वो कहाँ बनना चाहिए, तो वो बनना चाहिए ये जो भी डिस्टेंस है आपको टोटल डिस्टेंस, हाँ टोटल डिस्टेंस की फॉर्म में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा आप इसकी टोटल डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को डी बना लो। बेटा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D-30, है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको और भी आसान हो जाएगा, या दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट मिरर में बनाइए, फिर सेकंड मिरर में बनाइए, और फाइनल पोजीशन आपको यही वाली आनी चाहिए, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, So तो my इससे आपको so पता चल रहा है। हाँ बेटा। it यस। says max two reflections. So how do we know if reflection is first on M1 or first on M2? या बेटा हम लोग यदि देखो, हम लोग इस वाले मिरर में इमेज बनाते तो रियल इमेज बनेगा, है ना। Yes, sir. और दूसरे वाले में यदि इमेज बनाते तो क्या रियल इमेज बन पाएगा, If क्या object वी is नेगेटिव virtual. आता है। वी नेगेटिव नहीं आता, यानी कि वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको फर्स्ट इमेज किस में बनाना है, आपको फर्स्ट इमेज M2 में बनाना है और सेकंड इमेज M1 में बनाना है, समझ गए। So, बेटा but what वन if the बाई वी image from माइनस, M1 is virtual या ये, is virtual object for M2? यस बेटा, यस बेटा बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये इस तरफ यदि आ जाता है तो बेटा यहाँ पूरा सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है, तो जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज नहीं बन पाता है। तो इसका मतलब M1 में फर्स्ट इमेज आप नहीं बनाओगे, अब फर्स्ट इमेज किस तरफ बनाओगे बेटा, M2 में बनाओगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। ओके, तो ये तो 30 आपको गिवन था, ये टोटल डिस्टेंस डी थी, तो आप फर्स्ट इमेज किस में बनाओगे, M2 में, गॉट इट। तो क्या लिखोगे यार, D-30, तो u की वैल्यू तो हो गई D-30, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ D-30। ओके, v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंड आप यहाँ पर क्या करोगे, इमेज बनाओगे। अच्छा, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बनाना है, ये कंडीशन है, ठीक है। अब हो जाएगा ये, M2 पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन करवाओ, और Yes, जो sir. जहां पर भी इमेज बन रहा है फिर उसका M1 में बनाओ, ठीक है, क्लियर। Yes, sir. बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस हिंट क्या है इसका, फर्स्ट इमेज फॉर्म इन M2, M2 में फर्स्ट इमेज बनेगा, ठीक है। और उससे जो भी इमेज आए बेटा, वो इमेज कैसा आएगा, वर्चुअल आए चाहे रियल आए, जैसा भी आए, अब उसकी आप डायरेक्टली इस मिरर से, है ना, M1 से डिस्टेंस ले लोगे, और फिर आप क्या करोगे, उसका इमेज बनाओगे, और फाइनल इमेज की पोजीशन क्या आनी चाहिए बेटा, -30, उसके लिए V-30 आएगा। ओके, गॉट इट। क्या मुझे ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत है, यदि आप बोलोगे तो No, मैं सॉल्व कर sir. दूंगा। No, sir. It's okay. नो, हो जाएगा, राइट। Yes, या sir. गुड, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से। तो बेटा ये जो है, ये फर्स्ट किस में होगा, फर्स्ट इन V2, इसमें करना है आपको, M2 में, M2 से शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, V1 की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। और V1 कैसा मिल रहा है, ऑब्वियसली वो एक वर्चुअल इमेज मिल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी कुछ टोटल डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो D प्लस जो भी V1 मिला वो आपके लिए सेकंड मिरर के लिए जो है वो U की वैल्यू हो जाएगी, ओके। और फिर V कितना मिलना चाहिए, तो नाउ फॉर M1 के लिए आपको V की जो वैल्यू मिलेगी वो -30 मिलेगी, ठीक है। और U की वैल्यू इससे आएगी, क्लियर। तो अब आप फिर से इस मिरर फॉर्मूला को यूज करोगे M1 के लिए और आपको आंसर मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए, यस, Yes, sir. गुड। तो ये ऐसा, ये पॉजिटिव आएगा, V2 की वैल्यू ये रही आपके पास, ये -20, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। समझ पाए अच्छे से सभी लोग, यस सर। गुड। तो बच्चों मुझे लगता है कि आज डाउट्स ही हो जाएंगे पूरे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जो लोग सॉल्व नहीं भी करके आए हैं वो भी सीख सकते हैं साथ साथ, क्योंकि मैं आपका प्रॉपरली लाइक क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, है ना। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ताकि आप खुद से एक और बार सॉल्व करें, यदि मैं ही यहाँ पर सॉल्व कर लूंगा तो आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि लाइक हाँ सर ने कर लिया था, ठीक है, बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, वापस सॉल्व नहीं करते, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 13, 11 हो गया, 13 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 21, आ जाइए 20 पर।
क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए कि ट्रांसपेरेंट स्लैब्स हैं और अरेंज ओवर, ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, दिस वन, ओके। Find the equivalent refractive index of the system which will allow the image to be formed at the same place। बेटा ये एक तरह से क्या है, डेरिवेशन का ही स्टेप हो गया। देखिए इस तरह से बहुत सारी स्लैब्स है ना, T1 T2 सो ऑन, T1 T2 T3, इस तरह से के स्लैब्स हैं, और उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 सो ऑन ये चलते रहेंगे इस तरह से, है ना। और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हुआ है, मान लिया कि ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ कहीं रख दिया है, पढ़ लेते हैं एक मिनट। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सिस्टम बताना है और अलाउ द इमेज टू फॉर्म एट द, या विच विल अलाउ द इमेज टू फॉर्म एट द सेम प्लेस। हाँ जी, आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट एक सिंगल स्लैब बनाना है जिसकी टोटल थिकनेस कितनी हो गई, अब समीशन ऑफ टी आई हो गया है ना, समीशन ऑफ टी आई उसकी थिकनेस हो गई इस पूरे की, ठीक है, मतलब सबका सम और क्या, और इसका जो इक्विवेलेंट है उसको म्यू इक्विवेलेंट इस तरह से लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2 तो ऑन इस तरह से चलता जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्लैब गई, वैसे तो वो T1 डिस्टेंस ट्रैवल करती है ना, वैसे तो वो T1 डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक छोटा सा अपरेंट शिफ्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने, वो वी कैन से T1 अपॉन म्यू 1 प्लस T2 अपॉन म्यू 2 सो ऑन चलता जाएगा Tk अपॉन म्यू के। ओके, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यार ये सारी स्लैब्स के इक्विवेलेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप इसको बोलोगे कि ये T1 प्लस T2 प्लस तो ऑन इतनी बड़ी एक स्लैब है, एक सिंगल स्लैब है जो इतनी बड़ी, इतनी थिक हो गई, और उसका जो इक्विवेलेंट है उसको म्यू इक्विवेलेंट ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों? No, sir. या तो अब आप क्या करोगे, बस हो गया, ये आंसर आ गया आपका, है ना। आपको यहाँ पर से म्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी थी ना, तो म्यू इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया, क्या आया, सभी टी को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ टी आई, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा समीशन ऑफ टी आई अपॉन म्यू आई। So how do we know when to use a apparent depth formula and when shifting of image या formula? दैट, ओके बेटा एक बात बताइए, आपको बोला है कि एक स्लैब है, ठीक है, इसकी T1 इसकी थिकनेस है, तो जब ये इससे निकलती है रे, ठीक है, तो बेटा अब क्या होगा, इसके अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी, टी डैश T1 डैश, है ना। अब यहाँ पर एक और रखा है, तो जब ये इससे पास होती है तो बेटा अभी इसमें अपरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी, T2 डैश। तो बेसिकली क्या होगा, ये आपको ये बता रहा है कि यदि यहाँ पर एक इंसान खड़ा है ना, और इस जगह ऑब्जेक्ट रखा होता, तो बेटा वो उसको T1 डिस्टेंस पर नहीं दिखकर T1 डैश डिस्टेंस पर दिखता। आर यू गेटिंग? Yes, sir. यस, तो उसके लिए इसकी डिस्टेंस कितनी है, T1 डैश, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्लैब्स को वन बाय वन रख लिया है ना, ऐसे वन बाय वन करके, और यहाँ तक यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे में अब आपको पूछेगा तो आप बोलोगे कि T1 प्लस T2 इतनी सारी डिस्टेंस होनी चाहिए, तो ये टोटल डिस्टेंस तो ये होनी चाहिए, लेकिन उसको कहाँ दिखाई देगा, तो आप ये सबको इस तरह से आप उसको ऐड करते हो, तो उसको इतनी अपरेंट डिस्टेंस पर दिखाई देगा। आर So, यू but how गेटिंग? will a image form at the same place through the slab? नो नो, इमेज फॉर्म्स एट द सेम प्लेस मींस इफ यू कंसीडर, देखो मेरा कहने का ये क्वेश्चन पूछने का Oh, मतलब नहीं same समझो। place as all those slabs. हाँ, Okay. यदि ये सारी अलग अलग रखते और इन सबको यदि तुम एक सिंगल सिंगल से एक सिंगल मतलब स्लैब से रिप्लेस करना चाहते हो, तो उसके लिए इक्विवेलेंट कितना होगा जिसके लिए इमेज जो है वो सेम टी डैश पर बने, समझ रहे हो ना? सर तो क्लियर उसका लेंथ कितना रहेगा, बेटा, उसका लेंथ कितना मतलब वो रहेगा, स्लैब? उसका लेंथ बोला जाए तो इन सब की थिकनेस के सम डिवाइड बाय म्यू यही लिखोगे ना आप। अच्छा। हेलो, हाँ, उसकी देखो, उसकी लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। आर यू गेटिंग? हेलो, तो आप मेरी ऐसा तो बात नहीं समझ पूछ रहे हो? सकते ना कि उसका लेंथ बता कभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई स्लैब है ही नहीं, वो तो आपका इमेजिनेशन है, समझ रहे हो ना। हाँ।
या यस। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया इस तरह का आपका कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का आंसर ये आपका ऐसे ही इसी फॉर्म में दे रखा है, देख लेता हूँ। यस बेटा, यही दे रखा है। क्या आप इसको अच्छे से समझ पाए? हाँ, यस सर। यस। यदि अभी भी आपको नहीं समझ आया तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं एक लिक्विड एक कंटेनर में भरता हूँ। लेट्स से यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स हैं, ठीक है। इसकी डेप्थ T1, इसकी T2 और इसकी T3। और यहाँ पर एक कॉइन रख दिया। तो बेटा इस कॉइन का जो इमेज आपको दिखाई देगा क्या होगा? फर्स्ट फर्स्ट वाले से रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे आया, फिर यहाँ से सेकंड वाले से, और ऐसे। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनली जो इमेज बनाए दिखाई देगा वो आपको यहाँ कहीं दिखाई देगा, है ना। तो एक्चुअल में इसकी डेप्थ कितनी है? T1 + T2 + T3, लेकिन आपको कितनी दिखाई देगी? तो आपको जो डी दिखाई देगा, अपेरेंट डेप्थ जो दिखाई देगा, वो किसके बराबर होगा? T1 - T2 -+T3 के बराबर होगा। समझ रहे हो? क्लियर? यस सर। तो यानी कि T1/μ1 +T2/μ2 +T3/μ3 पर आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो इसको वो बोल रहा है कि आपको एक सिंगल लिक्विड से रिप्लेस करना है। तो आप बोल दो कि अच्छा ठीक है, मैं एक नया सिंगल लिक्विड रिप्लेस कर लेता हूँ, और ये म्यू इक्विवेलेंट इसके लिए बोल दूंगा, जिसके लिए मुझे सेम डिस्टेंस पर ये नजर आए। ठीक है। तो बस आपको ये म्यू इक्विवेलेंट फाइंड करना था और कुछ नहीं। ठीक है, इतना सा ही क्वेश्चन था। तो बेसिकली ये आपको बस उलझा रहा था, ये कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी आता है। ओवर। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये 20 हो गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। हाँ बेटा, आज फुल डाउट से कर लेते हैं, ठीक है ना। आप भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे सजेशन मिला है कि सर एमटी आने वाला है और उसमें ये टॉपिक नहीं आ रहा है। तो सर पहले डाउट से डिस्कस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए फुल डाउट से कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। बेटा इसमें लिखा है कि सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर कंटेन्स 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मतलब वाटर का आपको वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है। एंड सिलिंड्रिकल ग्लास piece of diameter 8 centimeter and the height of 8 centimeter is placed in the vessel. If the bottom of the vessel under the glass piece is seen by the paraxial rays, okay, seen by the paraxial rays, ठीक है, locate its image, and the refractive index of the refraction of the glass is 1.50 and that of the water is 1.33। ठीक है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, और आपको दोनों की हाइट भी दे रखी है। तो आप या बेटा वॉल्यूम से आपको हाइट निकालनी है, समझ रहे हो ना? क्लियर? यस किसी को सर। कोई प्रॉब्लम? बेटा आपको 800 सेंटीमीटर, देखो ये इस तरह का एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया है, ठीक है। और फिर उसमें आपको बोल दिया कि उस वेसल में क्या कर दिया बेटा, 12 सेंटीमीटर कंटेन्स 800। इसकी डायमीटर, यहाँ से यहाँ की जो डायमीटर है, वो डायमीटर आपको 12 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। और सिलेंडर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या बोला है बेटा? आपको ये बोला है कि वो आपको उसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी। तो देखो यहाँ पर कितना यहाँ पर एक तो वॉल्यूम आ गया इस लिक्विड का, उसको V1 बोल दो, और इसका भी वॉल्यूम V2, क्योंकि इसके वॉल्यूम का आप नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते हो। कर सकते हो क्या? बोलो। नहीं ना। तो ये 8, और ये इसकी हाइट भी 8, 8 बाई 8 का एक क्यूब रख दिया अंदर, है ना। 8 बाई 8 का एक क्यूब रख दिया, और डायमीटर 12 सेंटीमीटर है। चलिए, तो वी वाटर, वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना? 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और वॉल्यूम ऑफ ग्लास वो कितना होगा बेटा? वो आप लिख लोगे 8 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ओके, ये दोनों का टोटल ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा बेटा, यदि यहां से यहां तक का वॉल्यूम जो है वो कंप्लीटली फील्ड बाय व्हाट, इट इज यहां से यहां तक इट इज फील्ड बाय ग्लास, और बचा हुआ किसका है? वाटर। तो बेटा आपको क्या करना है अब, इस इन वॉल्यूम्स को यूज करके और बाकी की चीजें यूज करके आपको यहाँ से यहाँ तक क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। किसकी हाइट निकालनी है? बोलो। लिक्विड की। क्या आप निकाल पाओगे? यस? यस नो? सर। पक्का? ठीक है।
तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, आपको लिक्विड की हाइट निकालनी है, ठीक है ना। तो ये हाइट यदि निकल गई तो उसके बाद आपको क्या दिक्कत है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से बचा हुआ जो डिस्टेंस है ये आपको पता है वो कितना है, H-8। और आप ऊपर से इसकी इमेज देख रहे हो, तो बेटा इसकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी आपको, इसकी इमेज जो आपको दिखाई देगी, D डैश इज इक्वल्स टू H-8 डिवाइड बाय म्यू, करेक्ट। यस, यस आंसर आ जाएगा। और म्यू कैसा लेना है बेटा, तो आपको आपको किस चीज को देखना है, एक मिनट, इट्स बॉटम, बॉटम ऑफ द वेसल, ओके बेटा बॉटम ऑफ द वेसल को देखना है, ओके 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 ओके। या बेटा यहाँ पर ना देखा जाए तो फिजिक्स तो कम है, मैथ ज्यादा है, ठीक है ना। तो बेटा डी डैश इज इक्वल्स टू D1 डैश प्लस D2 डैश, समझ रहे हो। ये D1 डैश में कौन आ गया, ये H-8, और यहाँ से यहाँ कौन है 8, ठीक है। इन दोनों को ही आपको देखना है, तो आपने देख लिया बाहर से, यहाँ आपके आई लगा लो, ओके। H-8 डिवाइड बाय म्यू ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस 8 डिवाइड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका बॉटम, बॉटम की आपको अपेरेंट डेप्थ दिख जाएगी, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम कर पाओगे। अब आपको यहाँ पर ये एच निकालना है, इस पे आपको थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। देखो ये दोनों का वॉल्यूम मैंने लिख लिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या करोगे वो आप खुद के दिमाग से कीजिएगा, नहीं आता है तो मुझसे पूछना, मैं सोल्यूशन करके पेज पे आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो दोस्तों। No, sir. नो, ठीक है। ये वॉल्यूम आपको दोनों गिवन है, तो अब ये कितनी हाइट होगी लिक्विड कॉलम की वो आपको खुद से करना है। So you चलिए, add the volume and then divide by base area now to get total height. हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, यस बेटा, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज है ये सॉलिड है ना, यहाँ से यहाँ का ये फिक्स है, तो बाकी जो है बाकी पार्ट में लिक्विड है, ठीक है, बाकी पार्ट में लिक्विड है, ओके, समझ पा रहे हो। Yes, sir. हम्म, तो क्या करोगे, यस, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, πd² बाय 4 इंटू H, ये तो हो गया टोटल वॉल्यूम, सारा कुछ वॉल्यूम हो गया है ना। और ये सारा वॉल्यूम किस किस से मिल के बना हुआ है बेटा, ये सारा वॉल्यूम किस किस से मिलके बना हुआ है, So cube वॉल्यूम and ऑफ water. वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब ग्लास स्लैब, राइट, ओके। अच्छा, या तो क्या आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, यस, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। Yes, sir. या ठीक So है and then दोस्तों, you find a apparent depth of glass in water हाँ and then water in with respect हाँ, to air, right? यस बेटा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये उसके बाद तो ये रहा ना बेटा, उसके बाद तो ज्यादा सोचना ही नहीं है बेटा, हम हमेशा ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट रिलेटिव, मतलब हम लोग कौन सा रिलेटिव मीडियम विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लेते हैं ना। Yes, sir. देखो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो इसका मतलब जहां पर भी ऑब्जेक्ट दिखेगा तो डायरेक्टली ये लिख लो, खत्म हो गई बात, So है ना। we'll take mu of a glass with respect to water, right? Okay. नो बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू एयर ओनली, सर। ठीक है। हाँ बेटा बोलिए। मतलब एक एग्जांपल के लिए ऐसा लिया कि वो जो मतलब इंस्टेड ऑफ दिस केस वो जो ग्लास स्लैब है हाँ वो एक ग्लास वेसल जैसा हो गया, तो फिर उसमें कैसे हाँ, मतलब निकलेगा, स्टिल सेम क्या रहेगा क्या क्या, क्या? मतलब जैसे सिर्फ इसमें आउटर बॉडी रहेगा और मतलब थिक रहेगा थोड़ा, एंड अंदर एयर रहेगा, हाँ तो फिर वैसा भी केस बनता है क्या? बेटा ऐसा केस नहीं बनेगा, मतलब होगा तो फिर तो आप नॉर्मली उसको कर सकते हो ना, क्योंकि उसमें थिकनेस नेग्लिजिबल दी होगी फिर इसको, है ना, समझ अच्छा, रहे हो। अगर फिर बट आपको उसमें सिर्फ इसी थिकनेस दिया इसी की रहेगा तो? वजह से, तो फिर बेटा इस यहाँ से यहाँ तक के लिए ही आपको करना पड़ेगा, फिर थिकनेस दिया है तो उस पर्टिकुलर थिकनेस के लिए आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। हेलो, हाँ। मतलब आपको हर चीज के लिए आपको वहां पर फाइंड करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना।
हाँ सर। हम्म, हो जाएगा पक्का, कर यस पाओगे? यस। यस, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी चीज है बेटा, इतना सा ही आपको करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली डेप्थ निकाल सकते हो, ठीक है। सॉल्व तो कर ही दिया है, वैल्यूज ही रखनी है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था आपने? 21 के बाद 30, 32, 33, 30 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में, या लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू वाटर, find the range of the angle of deviation for which there are two angles of incidence. There are two angles of incidence से क्या मतलब है इसका? ओके, find the range of angle of deviation. तो एक ही डेविएशन के लिए दो एंगल्स, ऐसा? चलिए देखते हैं जो भी हो। बेटा हम लोग एक बात जानते हैं कि जब कभी भी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है ना, तो फ्रॉम ग्लास टू एयर हम जानते हैं कि एक तो ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद से लाइट क्या होने लग जाएगी, उसके बाद से TIR होने लग जाएगा। तो इसका टोटल मतलब यहाँ इंटरनल पर रिफ्लेक्शन। पूरे में एक सर्कल बन रहा है ना। ये तो इतनी डिस्टेंस तक तो सब ठीक है, सब चलेगा। के बाद से प्रॉब्लम है। तो कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30, लाइट इज इंसिडेंट, ठीक है, फ्रॉम ग्लास टू वाटर एंड फाइंड द रेंज of the deviation for which there are two angles of incidence. Okay, so range of there are two angle of incidence, इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आया ना। जस्ट अ मिनट। ओके, अपन इसको, मैंने इसको TIR वाला केस, मतलब TIR में तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होने लग जाता है ना, हमें TIR से पहले की बात करनी होगी। एक तरह से हम ये बात कर सकते हैं, टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हो सकता है? एक तो जब लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या बोल सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, करेक्ट, 0 डिग्री। तो ऐसा तो तभी हो सकता है, राइट। और एंगल ऑफ डेविएशन भी उस केस में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, यहाँ पर लेट से कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ले लो ग्लास, और दूसरी तरफ ले लो वाटर, ठीक है। अब यदि लाइट यहाँ से ग्लास से वाटर में जाएगी तो इस तरह से, तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, तो ऐसे कौन कौन से एंगल हो सकते हैं? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द रेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ जी, एंगल ऑफ डेविएशन की रेंज पूछी है यार बेटा। एंगल ऑफ डेविएशन की रेंज क्या हो सकती है? एक तो यहां से शुरू करो, तो बेटा जब ये लाइट रे डायरेक्टली जा रही है तो सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी, तो एक तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री हो सकता है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो सकता है? 0। कोई दिक्कत? नो डेविएशन मतलब। अब मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन जब यहाँ पर TIR होने लग जाए, क्या होने लग जाए? TIR होने लग जाए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब लाइट रे जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है ना। तो बेटा इस थीटा सी की वैल्यू ऐसे में क्या हो जाती है? साइन इनवर्स 1/म्यू रिलेटिव, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? म्यू वॉट, साइन इनवर्स 1/म्यू लिख सकते हैं ऐसा। यस, कोई प्रॉब्लम? बच्चे समझ पा रहे हो? ऐसा। या तो मैक्सिमम एंगल ये हो सकता है, मिनिमम एंगल ये हो सकता है, तो जो भी रेंज आएगी वो इसके बीच में आएगी, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन So ऑफ so क्या? all angles of radiation have two angles of incidence now. यस। यहाँ पर डेल्टा मैक्स कितना हो गया बेटा? यही कर लो, क्रिटिकल एंगल। हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा
90 डिग्री माइनस क्रिटिकल एंगल हम ऐसा कर सकते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ओके बच्चों, यस इसमें सर। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब 90 डिग्री में से क्रिटिकल एंगल माइनस कर लो ना, तो ये इसका हो गया। तो जो भी रेंज आएगी वो डेल्टा मिनिमम से डेल्टा मैक्सिमम इन दोनों के बीच की आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लैंग्वेज से बोल जाने के लिए थी, बाकी इसका कुछ कुछ स्पेशल कोई बोलने के इसका मीनिंग नहीं था, ठीक है। या क्लियर। तो 0 डिग्री से यहाँ पर 90 माइनस साइन इनवर्स जो भी हो उसको हम लोग यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओवर, खत्म। इसमें किसी सर को कोई दिक्कत है क्या? बेटा एक और बात है ना, जैसे 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स थीटा सी ऐसा आ रहा है ना, मतलब साइन इनवर्स जो कुछ भी हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, और अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो, ठीक है। समझ पाए? इसका मीनिंग ये होता है, तो आपको ऐसा लिखा मिल सकता है, इसकी रेंज 0 डिग्री टू कॉस इनवर्स, क्या लिखा है अंदर, म्यू वाटर अपॉन म्यू जी, दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर, ठीक है। वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, डाल दो, आंसर आ जाएगा। डन दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे क्या हो गया इसको, एक मिनट। या so next is question number 32 and 33, 32 and then 33। पहले 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको, अरे बेटा ये वही है ना, रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, याद है मैंने आपको लिखवाया था। पॉइंट सोर्सेज यस प्लेस्ड एट a depth h below the surface of the water, so the light escape from the circular area of center directly above the surface, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड। बेटा ये तो इजी है ना। सर एंगल आप, विल बी क्रिटिकल एंगल। यस बेटा, एंगल विल बी द क्रिटिकल एंगल, वेरी गुड। तो ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे समझ लो, तो इस तरफ से इस तरफ भी होगा, ऐसे चारों सारी डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो 3D में ही होता है। तो बेटा ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक इस रेडियस को आप आर बोल लो। इसकी डेप्थ आपको क्वेश्चन में एच लिखी हुई है ना। इसकी डेप्थ जो है, ये डेप्थ एच लिखी हुई है, तो बेटा ये एंगल क्या होगा, थीटा सी होगा। तो आपको तो यहाँ पर मिल गया थीटा सी की वैल्यू। आपको पता है साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, करेक्ट। वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब क्या करोगे आप, ज्योमेट्री तो आप सबको आती है ना। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो उस सर्कल की रेडियस मिल गई आपको। यस दोस्तों, वैल्यू रखी हुई है, यहाँ पर प्लेस करो और आंसर लाओ। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर क्लियर। या आ जाएगा यस सर नो प्रॉब्लम। क्या? वो एंगल क्रिटिकल एंगल हुआ, सिंपल, खत्म हो गया। एक 32 नंबर क्वेश्चन ओवर, है ना। कर पाओगे ना? चलते हैं आगे। यदि किसी को डाउट रह जाता है तो बोल देना बेटा, ठीक है। तो आ जाएगा आंसर यहाँ। नेक्स्ट, हाँ, और यहाँ पर फाइनली आर की वैल्यू जो आएगी एच अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट का, सबको सॉल्व करने के बाद। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, 33। A container contains water up to height 20 centimeter and there is a point source at the center of the bottom of the container and rubber ring of radius r floats centrally on the water. Okay. Up ceiling of the room is 2 meter above the water surface. Find the radius of the shadow of the ring formed on the ceiling if radius। बेटा देखो, इसका कहने का मतलब आपको पता चल रहा है, लेट्स से एक कंटेनर है,
कंटेनर के अंदर यहाँ पर कोई लाइट सोर्स रख दिया है, ठीक है, और इससे लाइट निकल के बाहर आ रही है, और इस कंटेनर के अंदर ना पानी भर गया है ऐसा। और फिर आपने क्या किया, आपने एक रिंग बना दी। कहाँ पर बना दी? वो रिंग को ना इसकी सरफेस पर बनाई है आपने। तो आप यहाँ पर एक रिंग बना दो इस तरह से, सरफेस पर आपने एक रिंग रख दी, तो दैट एग्जैक्टली सेंटर के अलोंग ही ये यहाँ पर क्या रहे, इस तरह से ये रहे, ठीक है। अब क्या करोगे, आपके पास एक सीलिंग है, छत होती है हर एक घर की होती है, वैसे ही यहाँ पर सीलिंग है। तो जो ये रिंग है ना, इस रिंग का क्या होगा बेटा, यहाँ से जो लाइट निकल रही होगी वो सीलिंग पर इसका क्या बनाएगी, सीलिंग पर इसका इमेज बनाएगी। तो वो इमेज किस टाइप का होना चाहिए? बनाएगी। या बेटा इस तरह से। तो अभी यहाँ पर आपको पूरी तरह से ज्योमेट्री ही तो यूज करनी है, यस और नो? क्या बात समझ यस। पा रहे हो? यस, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन आपको आता ही है, स्नेल्स लॉ भी यूज करना है, साथ ही साथ ज्योमेट्री यूज करनी है, और आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मुझे नेक्स्ट? इस बच्चों, क्या आप इसको कर पाओगे? समझ आया आपको? यस सर। इसकी रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखी है ऑलरेडी, है ना? या ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. पक्का ना? तो Yes, sir. ओके, क्या इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है? यदि आप बोलोगे तो मैं पूरा सॉल्व करूंगा। No, sir. नो, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा। आप देखो, मैं इसको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ लेट से ये पूरी डिस्टेंस डी है ऐसा मान लिया, तो बेटा इसका अपर एंड डेप्थ कितना हो जाएगा? इसका अपर एंड डेप्थ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको डी डैश बोल दो क्या आप? तो मतलब जो इस लाइट सोर्स है वो यहाँ पर अपीयर रहेगा, है ना, यहाँ पर अपीयर होगा। ओके, तो अब आप इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, अब आप इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ से पूरी ज्योमेट्री लगा लो, है ना। ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस लेट से एच, आपको आई डोंट नो, आप इसको एच मान लो, ठीक है। या तो बेटा आपको ये चीज तो पता ही है, ये रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ एच है। बेटा जितना ये एंगल रहेगा, ये एंगल भी उतना ही है, करेक्ट? हो गया? So, समझ won't पा there रहे हो? be refraction? हाँ, व्हाट बच्चों, क्या? So, wouldn't there be refraction? So, wouldn't the angle change? बेटा रिफ्रैक्शन हुआ ना, देखो, होना कहाँ से चाहिए था, यहाँ से लाइट आई और फिर ये एंगल चेंज हो गया। लेकिन देखो मैंने ये डी डैश से लिया है, समझ रहे हो ना, ये डी Right, sir. डैश Huh. से लिया है। हाँ, तो ये एंगल चेंज हो चुका है ऑलरेडी, समझ रहे हो ना। Yes, sir. Got it. यदि मैं नीचे से लेता तो फिर हमें सोचना पड़ता कि सर एंगल तो चेंज करो, लेकिन अभी मैंने ऑलरेडी यहाँ से ले लिया है। तो अब यहाँ पर देखो, यदि आप ज्योमेट्री यूज करते हो तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे tan थीटा, और इस ये जो ऊपर वाली रेडियस है उसको कैपिटल आर ले लो एक बार के लिए, है ना। अच्छा, तो वो कैपिटल आर है, और इसकी आप यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ आप ले सकते हो एच प्लस, या समझ रहे हो ना। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन डी डैश, एक तो ये लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच प्लस डी डैश। क्लियर? समझ पाए बच्चों? Yes, sir. यस, बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और बेटा ये आर है क्या एक्चुअल में, ये आर क्या है एक्चुअल में? एक मिनट, एक्चुअल में ये थीटा क्या है? व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट? कैन आई से ये थीटा ही तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है? तो फिर ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, साइन आर इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, पहले आप साइन आर फाइंड कर लोगे, वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली tan आर इज इक्वल्स टू आर बाय, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लगा सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ पाए? देखो, एक तो मैंने अभी अभी जो लिखा था उससे भी कर सकते हो, दूसरा इस तरह से भी कर सकते हो, बेसिकली आपको ज्योमेट्री यूज करनी है। मेरी बात आई समझ बच्चों? किसी को कोई Yes, sir. दिक्कत? हाँ, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. गुड।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 39, 41 So only let's count to 39 C and D. 39 C and D। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं, और 39 में क्या लिखा है? shows a transparent hemisphere of radius 3 centimeter made of material of refractive index 2 and a narrow beam of parallel rays incident on the hemisphere as shown in the figure, and the rays are totally reflected at the plane surface। नीचे वाली जो surface है बेटा वहां पर वो reflect हो गई। ओके, find the image सर formed by the, yes बेटा। आज आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं कराओगे? नहीं बेटा, जैसा जो डाउट्स हैं उस हिसाब से लग रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगा, वैसे भी आधा घंटा ही बचा है ना, आपकी क्लास ही 1.5 आवर की होती है ना बेटा, इसलिए हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो आपको यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक हेमिस्फीयर है इस तरह से, और हेमिस्फीयर के ऊपर जो भी लाइट रेज आ रही है तो उनके लिए एक डायरेक्शन दे रखी है आपको कि वो 45 डिग्री एंगल पर आ रही है, ठीक है। तो यदि लाइट रेज 45 डिग्री एंगल पर आ रही हैं तो यहाँ पर उनका TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस तरह से चली जाती है, ठीक है। और इसका म्यू आपको गिवन है, म्यू इज 2। ओके, हो गया आपका काम। चलिए, तो अब आपको कौन कौन सा पार्ट करना है बेटा इसका? So C and D. हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा है कि क्या रेज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? यस, तो रेज आर रिफ्लेक्टेड। कैसे पता चला बेटा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। ओके, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 30 डिग्री आ रहा है, और बेटा यहाँ पर ये वाला एंगल आप देखोगे ना, तो देखो, ये इसके सेंटर पर जा रही है सारी लाइंस, तो इसका मतलब ये तो नॉर्मली इंसिडेंट है और ये 45 डिग्री बना रही है। बेटा यदि ये इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 45 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दूसरी तरफ तो निकल नहीं पाएगी, इसको TIR होना ही पड़ेगा। तो यस, फर्स्ट का आंसर क्या है? यस, लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड इन, TIR हो जाएगा यहाँ पर। अभी इसका बी पार्ट है, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। एक मिनट, फाइंड द, हाँ, इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑन द फर्स्ट सरफेस, और उसके बाद फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे कहाँ बनेगा? और ओके 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 ओके, ठीक है बच्चों, तो इतना अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यदि ये स्फीयर कंप्लीट होता तो क्या हो जाता, तो हम सोचते कि हाँ इमेज बनेगा, है ना। हम यहाँ पर प्लेन सरफेस को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस को देख रहे हैं। तो बेटा यदि सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस को देखा जाए तो आप रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ वी कैन से कर्व्ड सरफेस आप जानते हो, राइट? यस बच्चों, Yes, sir. या तो हम बोल सकते हैं कि अ, जिस पोजीशन पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से यदि लाइट रेज जाती हैं तो वी कैन से कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसका इमेज कहाँ पर बनना चाहिए फिर? यहाँ से और भी लाइट रेज आएंगी, और या बेसिकली इसको वी कैन से, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन को एक और बार देखना पड़ेगा मुझे। क्रिटिकल एंगल का तो अपने को पता चल गया, 30 डिग्री पर है, ठीक है। और बेटा हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, N2/V - N1/U।
इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ठीक है, तो एक सरफेस तो हमारे लिए पूरी तरह से कैसी है, यहाँ वाली तो फ्लैट सरफेस है, और ये वाली सरफेस जो है ये हमारे लिए कर्व्ड सरफेस है। तो यूज कर सकते हैं अपन, एयर से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है, इस मीडियम में, तो ठीक है, 2/v माइनस 1/इंफिनिटी लगा लोगे, यू के लिए इंफिनिटी, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है ना, तो इंफिनिटी लगाना पड़ेगा हमें। यस, और इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, 2 - 1, और इसकी रेडियस आपको क्वेश्चन में ये देखो ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3, है ना, और जिस तरफ लाइट चल रही है उसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, 2/v इज इक्वल्स टू 1/3 ऐसा आ रहा है, तो आप यहाँ पर v की वैल्यू लिख सकते हैं, v की वैल्यू 6 के बराबर आ रही है, तो v इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, है ना, तो v की वैल्यू 6 आ रही है, तो मतलब देखो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 3, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 3, तो बेटा ये 6 हो गया ना। यस, Yes. तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि नीचे वाला स्फीयर है नहीं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि यदि ये कंप्लीट स्फीयर होता तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर बनता इमेज। यस और नो, बात समझ पाए बेटा, जिस जगह से लाइट रे एंटर कर रही है, ये किस तरह की लाइट रेज है, पैरेलल लाइट रेज है। यदि पैरेलल लाइट रेज है तो हम कंसीडर करेंगे कि यार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है, तो इंफिनिटी से रखा हुआ है, इसलिए यू की वैल्यू को आपने इंफिनिटी रख दिया। So, but ओके, लाइट, shouldn't it reflect and form image somewhere outside the sphere? व्हाट So, total internal reflection is happening now on the flat surface. या So, yes, shouldn't it yes. form some image outside the sphere? Obviously, there is a, we can say we are considering only and only refraction, okay, and we are not considering that the surface, other surface is flat, we are just considering that it is a complete sphere. Are you getting? Because in question they told clearly, देखो यहाँ पर पढ़ो, find the image formed by the refraction at the surface, मतलब आपको सिर्फ रिफ्रैक्शन से ही बताना है कि कहाँ पर इमेज बनेगा। तो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो रिफ्रैक्शन का इवेंट यहाँ पर हो रहा है, कैन यू सी दिस, रिफ्रैक्शन इज ओनली हियर, बाकी यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ रिफ्रैक्शन से जहां पर इमेज बनना चाहिए हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? Yes, sir. So, यस, can you summarize the logic you used for this question? या, सिंपली स्पीकिंग, light is coming parallelly, right? You can see 3 parallel rays are incident, correct? Okay, Yes, sir. so we can say object is placed at infinity, okay, and we are just using the concept of refraction through a spherical surface. So, Got it? in this question, B and C have the same answer. B and C, Parts B and C have the same answer then, because part B is asking find the image formed by the refraction at the first surface, and this yeah, answer is also refraction at first. we can say yes. So एक minute, what is the part C? Find the image formed by the reflection or by the refraction at the plane surface. Now, in the next question, they are asking ki at the second, means on the plane surface. So what will happen? It is in part B they are talking just about the refraction, है ना? तो रिफ्रैक्शन ही करवाएंगे हम लोग, और कुछ नहीं करवाएंगे, ठीक है, और just we will consider कि it is a complete sphere, okay, it is a complete sphere. Now second part में ये बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन हो रहा है या रिफ्रैक्शन हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन फ्लैट सरफेस से या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद इमेज कहाँ बनेगा, तो हमें तो पता है कि यहाँ पर इमेज जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद बनना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन के बाद बनना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनेगा, सिंपल है ना। आर यू गेटिंग? हेलो, Sir, because part C they've given answer
at the mirror image of A in BC. So What is A and what is BC? so A is point of incidence with हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Same. को यदि आप ए मान लेते हो तो इसका ये देखो ना, मिरर की तरह ही तो ट्रीट कर रहा है, यहाँ पर TIR हुआ तो इसका इमेज यहाँ मान लो। आर यू गेटिंग? yes sir, understood. या तो वही तो बोला मैंने, वही तो किया, ड्रॉ वही किया है मैंने ना। Yes sir. पढ़ लेते हैं। इसका आंसर लिखा है एट द मिरर इमेज ऑफ ए इन BC। अच्छा, BC इसने इसको बोला होगा, इस वाले पूरे को बोला होगा, है ना? या तो बेटा इसका मिरर इमेज ही No बना sir, लो ना। BC is a vertical line, the normal. वर्टिकल लाइन, दिस वन। Yes sir. हाँ, एनी हाउ आई मीन टू से इज, यदि क्योंकि इन सारे पॉइंट्स को क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बेटा यदि यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्ट होना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, क्लियर? Yes हेलो? sir. या तो बेटा ऐसे वैसे आपके लिए ऑप्शंस लिखे होते हैं, तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम में ABC वगैरह पॉइंट्स वगैरह डिफाइंड नहीं है, इसलिए जैसा उन्होंने बोला है वैसे आंसर हम नहीं बता पा रहे हैं, बट ठीक है, हम समझ गए कि वो बोलना क्या चाहता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओवर। यस Yes क्वेश्चन sir. नंबर 39 खत्म। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। नेक्स्ट 41 था ना, यस 41 47। तो मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 पर। A biconvex thick lens is constructed with glass. उसका refractive index दिया है, surface is radius of 10 centimeter and the thickness at the middle is 5 centimeter. Okay. Locate the image of the object placed far away from the lens. Far away from the, locate the image of the object far away from the lens. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या करना है, आपको एक बाय कॉन्वेक्स लेंस लेना है, ठीक है ना? मतलब एक थिक लेंस लेना है जो कि बाय कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, और ये आपको बोल रहा है थिकनेस एट द मिडल इज 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक तरफ से ऐसी सरफेस है, दूसरी तरफ से ऐसी सरफेस है, और बेटा इसका ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली यहाँ होना चाहिए। तो आप बोल दोगे कि इसके बीच में यहाँ से यहाँ की जो ये थिकनेस है ना, ये थिकनेस 5 सेंटीमीटर है ना? तो आप एक काम करो ना, पहले आप एक साइड से रिफ्रैक्शन कराओ जहां पर उसका इमेज बने, फिर उसको दूसरी साइड के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। आर यू गेटिंग? इमेज फ्रॉम द फर्स्ट साइड विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड साइड। आर यू गेटिंग? चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। म्यू इज इक्वल्स टू 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल्स टू 10, तो इधर भी r इज इक्वल्स टू 10 होगा, और the thickness at the middle 5 centimeter, locate the image of the object placed at a far away from the lens। बेटा far away from the lens को क्या लूं, infinity ले लूं? Yes sir. तो मैं मान लेता हूं कि वो infinity पर रखा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। तो u को मैं मान लेता हूँ कि इधर कहीं है, और u इज इक्वल्स टू infinity ले लेते हैं एक बार के लिए। तो बेटा ये क्या है, ये एयर है, और अंदर क्या है, अंदर है ये ग्लास। तो N2 अपॉन V, N2 कौन है? N2 है ये जो भी ग्लास है वो, N2 अपॉन V 1 लिख लेते हैं, माइनस N1 अपॉन U, तो वैसे भी आपको इन्फिनिटी लिखना है, इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R। तो N2 कौन है? 1.5 माइनस 1, और R की वैल्यू आप रखोगे 10 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस के लिए राइट वर्ड है ना, तो इसको पॉजिटिव ले लोगे, तो वो कितना है? 10। कोई दिक्कत बच्चों, समझ पाए? Yes sir. इसको आप 3/2V1 लिख सकते हो, और यहाँ पर आ गया 1/2 इंटू 10, ऐसा आ गया। ये V1 की वैल्यू आ गई, कितनी आई? ये V1 की वैल्यू आ गई आपकी 1/30, यानी 30, है ना? ओके, नाउ सेकेंड वाली सरफेस के लिए। अब बेटा देखो, ये V1 30 आया, तो ये 30 कहाँ से आया? ये इस वाले पॉइंट से 30 डिस्टेंस आगे आया। तो बेटा सेकेंड वाली सरफेस के लिए क्या होगा? U की वैल्यू सेकेंड वाली, ये तो हो गया फर्स्ट सरफेस,
अब आप सेकंड सरफेस के लिए ले लो, सेकंड सरफेस के लिए आप क्या ले लोगे, u की वैल्यू आप ले लोगे प्लस का 25। अभी आपको u माइनस नहीं ले सकते, आपको u प्लस लेना पड़ेगा, है ना? So when you have a thick lens, you can't take it as use lens formula. You take it Yes. as two curved surfaces. Yeah, you have to use curved surface वाला formula for 2 times. So, Okay. but then what about a glass block in the middle? Do you take that also with apparent depth, or do you ignore that? What? So in the Glass? middle now there'll be a glass block of 5 centimeters. Then you have to take apparent depth also. Okay. Okay. Then you have to consider the apparent depth also. ओके, तो अब फिर से वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अभी फाइनली जो सेकंड मीडियम होगा वो 1 होगा अपॉन v2 माइनस, हाँ जी तो इसके लिए सेकंड सरफेस क्या यूज करें, आप इसको लिख, हाँ n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u क्या रहेगा इसके लिए 25, समझ रहे हो ना, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अब r नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, कितना था नेगेटिव ऑफ 10, है ना? सॉल्व करोगे आपको v2 मिल जाएगा। क्लियर? तो इमेज कहाँ बन रहा है आपको पता चल जाएगा यहाँ से। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? जो समझ आया? So where did you take apparent depth in this? Where is apparent depth? I So did not take. it's a thick lens now, so shouldn't there be okay, no, sir, understood. हाँ, I did not take any apparent depth. I just used the I got formula of I n2 thought there'd be upon. a rectangular block in the middle of the lens. No, ऐसा कुछ लिखा है क्या क्वेश्चन में? No, sir, I just pictured it. मतलब. Okay. If you just keep there a rectangular block in between, then you have to take apparent depth there also, है ना? But Okay. here I did not take any apparent depth, okay? क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लॉक है नहीं। मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक तरह से ऐसा कंसीडर कर लिया कि पूरा एक स्फीयर है और ऑब्जेक्ट आया और कहीं ऐसे इमेज बना रहा होगा, है ना? अब क्या हो रहा है, अब दूसरी तरफ वाली सरफेस को भी मैंने ऐसे ही कंसीडर कर लिया, लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ था, तो इसके लिए अपन ने यू क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, 25 ले लिया, समझ रहे हो ना? एक्चुअल में इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 30 आ रही थी, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ तक कई चाहिए ना, तो ये तो 25 आएगा, तो यू की वैल्यू प्लस 25 ली इसलिए मैंने, जब क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से इसके लिए, ठीक है ना? समझ आया? Yes, कोई sir. दिक्कत? या तो फिर से ये फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है? डन, आगे बढ़े। हेलो। Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम आ सकते हैं डायरेक्टली 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 इज हियर। हाँ जी बेटा, यहाँ लिखा है कि कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ थिन कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास of refractive index is the radius of curvature of 20 centimeter. Okay, and दूसरे की radius 60 है. Convex side is silvered and placed horizontally. ठीक है, what should बेटा इसमें क्या दिक्कत है? आप क्या करो, पहले तो आप है ना लेंस फॉर्मूला यूज कर लो। क्या यूज कर लो? लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, है ना? तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ लेंस मिल जाएगा। तो वो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, म्यू रिलेटिव -1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करो और आपको लेंस का फोकल लेंथ मिल जाएगा। अब बेटा देखो, इसमें जो नीचे की तरफ जो रखी हुई थी ना, नीचे की तरफ, तो ये वाली जो है इसको अपने लेट से R2 बोला, तो बेटा ये R2 जो है ये क्या हो जाएगा? ये मिरर, यहाँ पर आपने सिल्वर कर दिया ना, तो ये मिरर के लिए बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? F मिरर इज इक्वल्स टू R/2 लिख लोगे। यस, और क्योंकि इसका फोकस भी नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव ले लोगे, और इसके लिए वैसे भी आपको मिल जाएगा जो भी इसका होना चाहिए, है ना? चलिए अब क्या करोगे, तो जो इक्विवेलेंट बनेगा वो एक तरह से मिरर ही होगा। 1/f इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल्स टू 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस। क्लियर? ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर लो। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको फोकल लेंथ ऑफ मिरर पूछेगा, मिल जाएगा मतलब।
तो यहाँ पर आपको पूछा है कि वेयर शुड अ पिन टू बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस, उसी की जगह पर बन जाए। तो इसका मतलब उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस इक्विवेलेंट मिरर पर रखना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ FM के बराबर रख लोगे। यदि इस जगह पर रखा है, इसका मतलब जहां पर वो रखा है उसी जगह उसका इमेज बन जाएगा। कोई दिक्कत? बच्चों समझ आया? हेलो? Yes, sir. यस। अब आपको बोला है कि कॉन्केव पार्ट इज फिल्ड विद वाटर, then find the distance through which the pin should be moved so that the image of the pin again coincide with the pin. तो बेटा ऐसे में आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर देखो जो भी लिक्विड भर रहे हो इसको भी आप एक और लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। समझ में आया? इसको आप किसकी तरह से ट्रीट कर सकते हो, वन मोर लेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसका एक तरफ से तो क्या हो गया प्लेन, और दूसरी तरफ से ये जो R1 है ये इसकी रेडियस हो जाएगी। आर यू गेटिंग? यस Yes, sir. यस। तो बेटा अब जो नया वी कैन से मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एक मिनट, यहाँ क्या पूछा है, डिस्टेंस टू विच द पिन शुड बी मूव सो दैट द इमेज ऑफ द पिन अगेन कोइंसाइड विद द पिन। हाँ तो मतलब अब फिर से आपको यही चीज यूज करनी है, लेकिन यहाँ पर 2 लेंस हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस, ठीक है ना? दैट्स ऑल। इसमें किसी को डाउट? मतलब जो वाटर बॉडी No, हो गई। sir. All clear. गुड। क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया। अभी नेक्स्ट आ जाता है 51, 53, 54, 68। आइए 51 में। 51 क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है थिन लेंस made of material of refractive index mu2 has a medium of refractive index mu1 on one side. Okay, चलिए बेटा एक तरफ तो एक मीडियम है जिसका mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और दूसरी तरफ जो मीडियम है उसका mu3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना? And the lens is biconvex and the radii of the curvature have the equal magnitude r. The beam of the light is traveling parallel to the principal axis and incident on the lens. Okay. Where will be the image be formed if the beam is incident from the medium mu1 and ठीक है बेटा, इसको आपको ना डेरिवेशन, लेंस का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वहां पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो इसमें आपको क्या बोला है, ये वाला mu2 है, इस तरफ mu1 है, इस तरफ mu3 है, ठीक है ना? अब आप क्या करोगे, इनफाइनाइट पे तो u को इन्फिनिटी ले लेना, और यहाँ से ये लाइट रे आ रही है, तो बेटा अब क्या होगा, आप इसको सबसे पहले यूज करोगे, इसको सरफेस नंबर 1, इसको सरफेस नंबर 2 ले लो। तो बेटा सरफेस 1 के लिए प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेके करना है इसको, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि mu2 अपॉन v1 माइनस mu2 अपॉन v1 हो गया, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, mu1 अपॉन इंफिनिटी ले लोगे, ठीक है, क्योंकि ये इंफिनिटी से आ रही है। दैट विल बी इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन इसकी रेडियस जो है ये r है, तो इसको आपको प्लस r लेना पड़ेगा, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सेकंड इक्वेशन बनानी है। तो बेटा इसका जो v1 है ना, वो सेकंड वाली सरफेस के लिए u की तरह ट्रीट करेगा, है ना? तो सेकंड वाली सरफेस के लिए वो u की तरह ट्रीट कर रहा है। अब यहाँ पर लिख लोगे mu2 अपॉन, यहाँ सॉरी थर्ड मीडियम है ना, हाँ, तो mu3 अपॉन v2 जो कि फाइनल v है, तो उसको v लिख लो ना, बात ही खत्म, क्योंकि आपको तो v या तो mu3 So for अपॉन this, you v, don't take it as lens again. You take it as two curved surfaces. या टू कर्व्ड सरफेस, So राइट? understood. या ठीक है, हो जाएगा। Yes, sir. No need to solve for. ओके ओके ओके, तो बेटा यहाँ पर आप v1 डाल देना है ना, तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करो, ऐड करो, मतलब हाँ आप सॉल्व करोगे बेसिकली, मेरे ख्याल से ऐड करना बेटर रहेगा, ऐड करने से आपको आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट, ओवर, खत्म, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51 ओवर। अभी आ जाते हैं 53 54 पर। 53 में दे रखा है स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ प्रोजेक्ट 35 mm स्लाइड,
35 by 23 mm on 2 mm and okay. So this I didn't understand. How will the shape of the image change from rectangle to What square? should, एक मिनट बेटा, है ना, देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको बोल रखा है, ठीक है, 35 mm है। ओके ओके, 2x2 स्क्रीन पे सिर्फ 2x2 की ही है आपकी, एंड 10 मीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो देखो एक चीज तो है कि यहाँ पर रख दिया लेट से लेंस, और जो ऑब्जेक्ट है, एक मिनट कहाँ गया, जस्ट अ मिनट। हाँ, स्लाइड प्रोजेक्टर हैज प्रोजेक्टेड अ 35 mm स्लाइड, यानी कि 35 by 23 mm दे रखी है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, इसका जो मैक्सिमम वाला कोऑर्डिनेट है वो तो आपके पास है, तो यहाँ पर जो भी स्क्रीन है ना, तो आप जो मैक्सिमम वाला है पहले वो ले लोगे। तो बेटा आप क्या करोगे कि जो भी यहाँ पर आप बना रहे हो, तो एक तरह से वो कुछ इस टाइप का शेप कुछ रहेगा उसका, समझ रहे हो ना, लाइक इट विल नॉट बी द रेक्टेंगुलर, बट इसका जो यहाँ ये वाला मैग, क्या आप मेरी बात समझ पाए? हेलो? Yes, sir. या मतलब इसको मैं थोड़ा और सोच के देखता हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले ना। क्वेश्चन नंबर था ये 53, अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज टू प्रोजेक्ट अ 35 mm स्लाइड 35 by 23 ऑन अ 2 by 2 mm। ओके, अच्छा 2 मीटर, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। तो बेटा ये 2 मीटर बाय 2 मीटर की स्क्रीन है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 मीटर, मतलब आपको वी दे रखा है, तो आप समझ लो कि ये 2x2 की स्क्रीन दे रखी है आपको, और 2x2 को आप 200 by 200 बोल सकते हो, है ना। ओके, और यहाँ से यहाँ की आपको डिस्टेंस भी दे रखी है, तो वी की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 10 मीटर्स, 10 मीटर्स। ओके, तो व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन दिस प्रोजेक्टर, इस प्रोजेक्टर में फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो हम एक काम कर सकते हैं, यदि यहाँ से ये सेंटर वाला पार्ट इसका ले ले, और एक 35 mm की स्लाइड है, तो उसका इमेज जो बनेगा ऑब्वियसली वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो उसका मैग्निफिकेशन हम लोग, हाँ बेटा v की वैल्यू तो आपके पास है, और u की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी, हाइट उसकी आपको पता ही है। बेटा यहाँ से यहाँ तक पूरा आप बोल सकते हो कि ये पूरा कितना है, 35 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 35 mm, Yeah. और जो इमेज है, इमेज की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 200, है ना। यस। Yes, sir. हाँ, तो जो इमेज की मैक्सिमम हाइट है वो 200 हो सकती है। बट एक और चीज है, जो लेंस होता है तो हम लोगों को इसका डायगोनल लेना पड़ेगा। हाँ बेटा, यस यस यस, क्योंकि डायगोनल की लेंथ उससे भी ज्यादा बड़ी होती है। तो व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ मिसिंग है, और 2x2 मैक्सिमम कितना आ सकता है वो हमें समझ में आ गया। And so the shape also changes. या Yes. ऑब्वियसली शेप विल चेंज, यस बेटा, शेप विल चेंज। तो हम एक काम करते हैं बेटा, क्योंकि देखो शेप तो चेंज हो सकता है, हमें शेप से कोई लेना देना भी नहीं है बेटा, हम लोगों को बस ये लेना है कि यहाँ पर यदि ये स्लाइड इस तरह की दिखती है ना, तो बेटा इसकी जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो कौन सी होती है, वो ये डायगोनल होता है ना। यस, और यदि ये डायगोनल का इमेज पूरी तरह से यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर बन जाता है, मतलब पूरी की पूरी स्लाइड का कंप्लीट इमेज बन जाएगा। आर यू गेटिंग? हेलो? Yes, sir. या, बट हम लोगों को एक बात तो पता चल ही रही है, 23 स्क्वायर और 35 स्क्वायर, इन दोनों को यदि हम लोग एक बार करके देखें तो कितना आता है। जस्ट अ मिनट, लेट मी यूज कैलकुलेटर, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना, एक मिनट। तो ये यहाँ रूट ऑफ 35
हाँ या बेटा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात समझिए। हमें पता है कि यदि इस डायगोनल का है ना, डायगोनल का मैग्नीफाइड इमेज यदि इस वाले में फिट हो पा रहा है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा स्लाइड जो है वहां पर आसानी से प्रोजेक्ट किया जा सकता है। यस और नो, डू यू एग्री? Yes, लो sir. या तो हम, या फिर आप उसके हाइट को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, 2 मीटर्स, 235 का। देखो आपको आपको साइज ऑफ इमेज पता है, ये वी आपको पता है, साइज ऑफ इमेज यहाँ से आता है, या फिर एरिया ऑफ इमेज यहाँ से आता है, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है। आर यू गेटिंग? एरिया ऑफ इमेज आपके पास है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है। क्या हम पूरा एरिया ले सकते हैं क्या? उसका मीनिंग मतलब उससे कोई लेना देना नहीं। यदि सर्कुलर होता तो समझ में आता। हम्म चलिए, इसको फोकल लेंथ ले लेंगे, इसको यू ले लेंगे हम लोग, लेट्स से। और यू की तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। हाँ जी बेटा, आपके पास फोकल लेंथ है, आपके पास वी है, और आपको मैग्निफिकेशन है ना। अब वो मैग्निफिकेशन कितना होना चाहिए? तो मैग्निफिकेशन हम एरिया कर लेंगे यार, एक मिनट रुको। प्रोजेक्टर स्लाइड दिस screen at a distance of 10 meters from the lens. What should be the focal length of the lens in the projector? हम लोग यहाँ पर ऑब्वियसली उसका शेप तो चेंज हो जाएगा, तो हम मैक्सिमम उसकी डायमेंशन को लेकर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। उसकी मैक्सिमम वाले डायमेंशन को यदि लेकर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म एक बार बेटा आप ऐसे करके देखना, है ना। आप इसका डायगोनल लेके, आप इसका क्या लेना, डायगोनल ले लेना, और इसका मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पर मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है? वो 200 हो सकती है। तो इमेज की मैक्सिमम हाइट 200, और इमेज की ऑब्जेक्ट की जो है वो डी, डी मतलब उसकी मैंने क्या ले ली, डायगोनल ले ली, ठीक है। और दैट विल बी इक्वल टू, बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको एफ और वी की फॉर्म में याद है ना। So why will we take vertical of image but diagonal of object? बेटा मैं वर्टिकल नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें फिट आ जाए। मेरे ख्याल से तो इसमें एरिया लेना चाहिए, है ना। हाँ, आप yes, मेरी sir. बात समझ पा रहे हो? क्योंकि बेटा क्योंकि यहाँ पर पूरे एरिया की ही बात हो रही है ना। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। लेट मी थिंक, एक मिनट, एक और बार सोच लेता हूँ। प्रोजेक्टर को जो मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमम, या फिर हम लोग डायगोनल को नहीं लेके, हाँ ठीक है, हाइट्स ले रहे हैं तो हाइट ही ले लेते हैं। ओके हाइट ले लेते हैं या So about which height? 35 mm या वेट, हाँ 23 हम mm? मैक्सिमम Different वाली answer. डायमेंशन। बेटा देखो ये रेक्टेंगुलर है ना, ये रेक्टेंगुलर है, तो आप मैक्सिमम वाली हाइट लोगे। कौन सी? मैक्सिमम, मैक्सिमम वाली डायमेंशन ले लो। तो ये So but then 25 wouldn't mm the है, तो horizontal get 3.5 stretched by सेंटीमीटर। different amount then? क्या बेटा? But then wouldn't width be smaller than 2 meters? बेटा सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर हो सकता है ना। मैक्सिमम हाइट जो इस पे आ सकती है वो 200 सेंटीमीटर आ Yes, सकती sir. है, और ऑब्जेक्ट की जो मैक्सिमम हाइट है वो 35 है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो ले लो ना, तो हाइट ऑफ इमेज इतना हो सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा, Yes, है sir. ना। या तो इनका मैग्निफिकेशन मिल गया, मिल गया। और इमेज Yes, जो sir. भी बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, तो इन्वर्टेड इमेज के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं। यस करेक्ट, यदि एक कॉन्वेक्स लेंस है तो। ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट? एफ और वी की फॉर्म में आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है? वो फॉर्मूला यहाँ रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। यस Yes, sir. Got it. पक्का आएगा, गारंटी से आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? No, sir. या आप कर पाओगे इससे, ठीक है ना। तो हमने मैक्सिमम वाली डायमेंशंस ले ली बस, उसके अलावा किसी और चीज को नहीं कंसीडर किया, ठीक है ना। बेटा यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये कितना आता है? ये 17 के आसपास कुछ आता है, नियरली 17 समथिंग। तो मैग्निफिकेशन आपके पास आ गया ना। अब इसको आप 1/v 1/u इज टू 1/f, मतलब इसमें मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में, हाँ
तो बेटा ये क्या है, लेंस ही तो है, तो इज इक्वल टू वी बाई यू, इज इक्वल टू वी बाई यू। तो यहाँ पर ही डाल दो ना, बात ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर यहाँ डाल देंगे v का मतलब 10 बाई यू, तो यहाँ पर आ गया है -200/3.5, दैट इज इक्वल टू v की वैल्यू यहाँ पर आप डाल दोगे 10, और u की वैल्यू कुछ माइनस ऑफ जो भी है, माइनस ऑफ u जो भी आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये u की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई। एक्चुअली इसको x लिख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, अब आप फॉर्मूला तो जानते ही हैं, कौन सा, फोकल लेंथ का, 1/v लेंस माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। यदि आप इसको साइन कन्वेंशन के साथ ना भी यूज करें तो चलेगा, विद साइन यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली, है ना, तो आप रख सकते हैं। यस, यस सर, अंडरस्टूड। या यू विल गेट द आंसर, फाइनली फोकल लेंथ मिल जाएगी। आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पर फोकल लेंथ और v की फॉर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी डाल सकते थे, दैट्स ऑल, फिनिश, खत्म, ठीक है, हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो टाइम हो चुका है ना। यस सर। तो चलिए, तो बेटा 54 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, उसमें लिख रखा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ वन मीटर अलोंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे अभी, है ना, मतलब नेक्स्ट आउट क्लास में या फिर, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ओके चलते हैं, बाय बाय।